गुड मॉर्निंग क्लास। हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। जो आपका सेट 2 होगा उसके हिसाब से आपको 13th चैप्टर करना है अब, तो इसलिए हम 13th चैप्टर कर रहे हैं अब। और 13वां जो चैप्टर है उसका नाम है ध्वनि, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं साउंड। तो सबसे पहले आपने साउंड कैसे क्या होती है ये सब पता ही है आपको। जो आप सुनते हो, जहाँ से भी आपको आवाज़ें आती हैं वो सब एक क्या है, ध्वनि है। जैसे इसमें जो बताया उस हिसाब से अगर चलें तो आपका जो पीरियड चलता है और कब पीरियड समाप्त होता है वो आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि बाहर कोई जो बेल होती है वो रिंग करता है, जिसकी वजह से आपको वो आवाज़ सुनाई देती है कि पीरियड ओवर हो गया है, नेक्स्ट पीरियड लग चुका है। उसी तरीके से जैसे आप कभी आँख पे पट्टी बांध के खेलते हो तो कैसे उसको खिलाड़ी को पहचानते हो, क्योंकि हल्की सी भी आवाज़ अगर कोई आती है तो आप समझ जाते हो कि वो जो पर्सन है वो कहीं आसपास है, तो आप उसको पकड़ते हो। कोई भी हम जो संगीत के बहुत सारे यंत्र होते हैं, जैसे बांसुरी है, तबला है, हारमोनियम है, बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, तो आप इनकी जो ध्वनियाँ सुनते हैं ये आपको कैसे सुनाई देती हैं, कैसे हमारे पास पहुंचती हैं, कैसे वो प्रोपेगेट करती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब जो आप सुन पा रहे हो, ये सब जैसे ये सारे वाद्य यंत्र जो दिखाई दे रहे हैं, ये हारमोनियम है, ये सितार है, ये बांसुरी है और ये तबला है। हर एक से अलग अलग डिफरेंट टाइप की आवाज़ें आती हैं। तो ये आवाज़ें कैसे आती हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जो ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है, कौन सी वस्तुओं से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि जो है कंपित वस्तुओं से उत्पन्न होती है, मतलब वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होती है। इसको आप किसी भी तरीके से समझ भी सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई बर्तन ले लिया, ठीक है, और उसको हल्का सा चम्मच वगैरह से बीट किया, मतलब उसको चम्मच से मारा, तो आप उस पर हाथ लगा के देखना, उसमें वाइब्रेशंस हो रही होंगी, उसमें कंपन हो रहा होगा, वो हिल रहा होगा हल्का हल्का। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो साउंड आ रही है वो किस वजह से, उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से आ रही है। जैसे इसमें इस बच्चे ने दिखा रखा है कि उसने दीवार पे टच नहीं कर रखा, दीवार पे टच करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशंस नीचे चली जा रही हैं, ठीक है ना। आपको उससे दूर रखना है तो ऑटोमेटिकली वो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कंपन को महसूस कर पाएंगे। तो आपने ये शायद कक्षा 7 में पढ़ चुका है कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आगे होने या पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो जो उसकी मीडियन पोजीशन है उससे टू एंड फ्रो होता है, फ्रंट में जाता है या बैक में जाता है, तो उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही क्या बनती हैं, साउंड निकलती हैं, साउंड प्रोड्यूस होती हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे इसने बोला कि आप क्या करें, एक थाली लें और उस थाली में पानी भर लें, पूरा नहीं भरना, आधी आधी जो थाली है वो भर लें, और चम्मच से उसको हिलाएं, मतलब पानी को नहीं, थाली पे मारें बस चम्मच को। जब आप चम्मच को स्ट्राइक करेंगे थाली के ऊपर, तो आप देखना, पहली बात तो आप उस थाली को टच करके देख सकते हो, तो उस थाली को टच करके देखोगे तो आपको कंपन महसूस होगा। और दूसरा क्या है, जो पानी है तो उसमें वेव्स बन रही होंगी, क्योंकि आपकी जो थाली है वो कंपन प्रोड्यूस कर रही है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है, उसकी वजह से जो पानी का सरफेस होगा उसके अंदर हल्की हल्की वेव्स बन रही होंगी। ये आज आपने ये क्रियाकलाप जो है खुद घर पे करके देखना है, तब आपको पता चलेगा कि कैसे वेव्स आगे जाती हैं, प्रोपगेट करती हैं, कैसे जाती हैं आगे। तो वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से बनी है, उसी सरफेस पे आपको वो वेव्स दिखाई देंगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि ये सारे जो अलग अलग वाद्य यंत्र इसमें दिखा रखे हैं, जैसे ये एक तारा है, ये घटम है, ये मंजीरा है, ये सारे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये सब में अलग अलग आवाज़ें इस वजह से आती हैं क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं साउंड। जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम इस एक तारा का एग्जांपल लें, आपको ये स्ट्रिंग दिखाई दे रही होगी और दूसरे हाथ से फिर उस स्ट्रिंग को दोनों को मिलवाते हैं, तो हल्का सा उसके ऊपर रगड़क खाती है जब वो, तो सिर्फ वो स्ट्रिंग तो वाइब्रेट करती है, साथ में वो साउंड जो है उस एक तारे की पूरी बॉडी से आ रही होती है। इसका मतलब क्या है
कि जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो एक तारा हो, चाहे वो सितार हो, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर उस जगह से नहीं आ रही, उस पूरी ऑब्जेक्ट से आ रही है। ये जो दिखा रखा है ये है जल तरंग। जल तरंग जो होता है, ये बेटा क्या कर सकते हो आप, ये घर पे आराम से बना सकते हो जल तरंग। आपको पता भी चल जाएगा क्या होता है, कैसे साउंड बनती है। आप जितने आपके पास बाउल हों, बाउल मतलब कटोरी हो, या तो स्टील की कटोरी ले लीजिए सारी, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी अलग अलग लेवल पे भरना है, मतलब किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में और ज़्यादा, किसी में और भी ज़्यादा, और उनको साथ में रख के एक एक बार सबको बजा के देखिए। जल्दी बजाना है, तो फिर आपको एक बहुत सुंदर सी ध्वनि सुनाई देगी, तो वो होगी जल तरंग। जल तरंग बोलते हैं जो जल में अलग अलग बर्तनों में जल डाल के, और फिर जो हमें ध्वनि सुनाई देती है, सुखद ध्वनि, अच्छी ध्वनि, जो मृदु होगी, जो आपको अच्छी लगेगी, उसे हम जल तरंग कहते हैं। ठीक है। अब ये क्रियाकलाप, अपने 2 क्रियाकलाप करने हैं आज। तो एक तो थाली वाला करना है और एक ये जल तरंग वाला करना है। ठीक है ना, सब बच्चों ने करके देखना है। तो जो मैं आपको बात बता रही थी वो क्या थी कि जब हम किसी वाद्य यंत्र या सितार के तार को कंपित करते हैं तो केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो किसकी ध्वनि सुनाई देती है? मैंने अभी बताया था कि तार नहीं है, पूरी बॉडी जो होती है वो आवाज़ करती है। तो ये क्या है, संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और उससे ध्वनि आती है। इसी वजह से वो ध्वनि अलग अलग आती है हर एक से। ठीक है ना, तो उससे तो आ ही रही है, चाहे वो मृदंगम हो, चाहे वो सितार हो, उससे तो आ ही रही है। जो नॉर्मल कोई मेम्ब्रेन लगाई है किसी ने या कोई स्ट्रिंग लगाई है, लेकिन वो पूरी कंपन उस ऑब्जेक्ट की वजह से आ रही है, तो अलग अलग होती है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे जो हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारे अंदर कैसे ध्वनि प्रोड्यूस होती है? तो हमारे अंदर कौन सी चीज़ है जो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं? तो वो होता है हमारा ध्वनि वाक यंत्र, जिसे हम बोलते हैं लैरिंग्स। इंग्लिश में लैरिंग्स बोलते हैं, हिंदी में आप कंठ बोल लेते हो उसको। तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। देख पा रहे होगे आप, जब हम कोई चीज़ निगलते हैं तो यहाँ पे गले के नीचे इस पोर्शन पे, मैं यहाँ पर, बॉयज़ में तो बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा पार्ट बड़ा होता है, इसलिए उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी भरकम होती है, मोटी होती है। लड़कियों की में ये बिल्कुल हल्का सा होता है। तो वो जो है वो क्या है, एक तरीके से हमारे पास जब हम सांस लेते हैं तो सांस से वो वायु नली में जाती है ना, सांस लंग्स में फिर जाती है। तो वो जो वायु नली है, जो विंड पाइप है, उसके ऊपर एक जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम लैरिंग्स। ठीक है ना। अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। क्या कह रही हूँ मैं? जो ये वाक यंत्र है ये कहाँ पर होता है? देखो, अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए। कंठ मतलब जो वो वही बताया, गला जहाँ पर हल्का सा वो मोटा होता है, जहाँ पे आप निगलते हो तो वो थोड़ा सा उभार प्रतीत होता है आपको, तो वो जो होता है वो आपका कंठ है, लैरिंग्स है, और वही आपका ध्वनि वाक यंत्र भी है। ठीक है ना। तो ये शरीर का वाक यंत्र कहलाता है। ठीक है। यह श्वास नली के ऊपर, अभी मैंने बताया था, ये विंड पाइप के ऊपर होता है ये वाक यंत्र। और इसमें होता क्या है, इसमें ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा यहाँ का लैरिंग्स की पोजीशन दिखाई है, और ये लैरिंग्स के अंदर की कैसी पोजीशन होती है, क्या होता है, वो दिखाया। देखो क्या है कि विंड पाइप के ऊपर ये 2 मेम्ब्रेन स्ट्रेच है, एक ये रही, एक ये रही। तो ये जैसे ही ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, जैसे लंग से कुछ हवा इधर अंदर जाती है, बाहर जाती है, तो अलग अलग आवाज़ें प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट कर रही है। ठीक है। तो ये जो श्वास नली है, जो विंड पाइप है, इसके ऊपर ये वाक यंत्र होता है, और इसके कंठ के आर पार 2 वाक तंतु होते हैं। ठीक है ना। तो उन वाक तंतु जो मैं मेम्ब्रेन बोल रही हूँ आपको, और उनके बीच में जब वायु निकलती है तो उस वजह से वाइब्रेशंस होती हैं और हमें जो आवाज़ निकलती है। जब फेफड़े से वायु बलपूर्वक बाहर निकालते हैं, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमने बल लगाया हुआ है अभी, तो ये फेफड़े से जब वो वायु को हम बलपूर्वक से बाहर निकालते हैं तो यहाँ से जो वाक तंतु होते हैं वो कंपन शुरू कर देते हैं, मतलब वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु जो होते हैं उससे मांसपेशियाँ भी जुड़ी हुई होती हैं,
तो ये मांसपेशियाँ जो होती हैं वो उसको कभी टाइट भी कर सकती हैं, एक्सपेंड भी कर सकती हैं, स्ट्रेच कर सकती हैं, स्ट्रेच भी कर सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। मतलब उसको टाइट भी, मतलब टाइट को बोलते हैं तना हुआ, और ढीला भी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो अब किसी के वाक तंतु तने हुए होंगे और पतले होंगे तो उसकी ध्वनि अलग टाइप की होगी, और किसी के वाक तंतु अगर ढीले होंगे और मोटे होंगे तो उसकी आवाज़ अलग होगी। कई बार होता है ना, किसी किसी की आवाज़ सेम होती है, लगभग पता ही नहीं चलता, जैसे मम्मी बेटी की सेम हो जाती है। तो वो इस वजह से, क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स की जो संरचना है वो बिल्कुल सेम है, उनकी मसल्स जो हैं वो मैच करती हैं, इसी वजह से उनके जो आवाज़ आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। तो अब आज आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो लैरिंग्स है वो हमारा क्या है, वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड मतलब हमारा वाक यंत्र, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पहला क्या हो सकता है इस चैप्टर में, अभी तक क्या आएगा कि ध्वनि जो है खालिस्तान वस्तुओं से प्राप्त होती है, तो आपने क्या लिखना उसमें, कंपित, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, वाइब्रेटिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है अभी तक कि हमारी मानव में ध्वनि प्रोड्यूस करने वाला यंत्र कौन सा है, तो आपने लिखना है वाक यंत्र या कंठ, इंग्लिश और मीडियम लिखेंगे लैरिंग्स, ठीक है ना, लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड। तो ये जो हो गया ये हमने समझ में आ गया। अब जो ये आपको बताया था, ये दो वाक तंतु वोकल कॉर्ड्स में जो दिखाई थी पोजीशन, ये मेम्ब्रेन के वाइब्रेट होने से हमारी अलग अलग आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो आज हमने बहुत कर लिया है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।